हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हमने अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा पहले वीडियो में। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फेजर डायग्राम। तो अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर की फॉर्म में शो करते हैं। तो वो हम कैसे शो करते हैं? फेजर डायग्राम की मदद से। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। उससे पहले कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट की क्या इक्वेशन होती है? अल्टरनेटिंग करंट की होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इंस्टेंटेनियस करंट होता है एट टाइम t, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। I और t का जो डायग्राम होता है इट इज अ साइन कर्व। भाई इक्वेशन से ही पता लग रहा है आपको। देखो ये होता है, ये एक साइकिल है 0 से t और बीच में होता है ये t/2 जिसपे करंट 0 हो जाता है। x एक्सेस पे टाइम, y एक्सेस पे करंट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की ये होती है I0, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ये पीक वैल्यू है करंट की, मैक्सिमम कह लो या पीक वैल्यू कह लो। और करंट पॉजिटिव से निगेटिव वेरी करता है, यानी कि करंट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव और उसके बाद निगेटिव। सेम ग्राफ बनता है ईएमएफ का। देखो ईएमएफ का ये होता है ग्राफ। ईएमएफ की इक्वेशन होती है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और उसका ग्राफ भी ऐसे बनता है 0 टू t, यहां t/2, y एक्सेस पे ईएमएफ, x एक्सेस पे टाइम, पीक वैल्यू है E0 और ये ईएमएफ, ये वोल्टेज कह लो या ईएमएफ कह लो, एक ही बात है। ये भी पीरियोडिकली इसका भी साइन बदलता है, यहां पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव E0। तो ये हमें पता है। और फेजर डायग्राम बनाते वक्त हमें ये दो इक्वेशंस यूज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेजर डायग्राम में हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और फेजर डायग्राम में फेज एंगल भी यूज होता है इन दोनों के बीच का। ओमेगा टी इज द फेज एंगल। तो बात तो गहराई से आपको तभी समझ में आएगी जब हम इस टॉपिक को सही से स्टार्ट कर देंगे। बस करने ही जा रहे हैं। डेफिनेशन लिख लें फेजर डायग्राम की, ठीक है। आओ लिख लेते हैं। लिखते हैं फेजर डायग्राम, इट इज अ डायग्राम representing alternating current and alternating EMF. In vector form with phase angle between them। ठीक है। ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, नहीं ये तो वोल्टेज है। ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है,
इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है फेजर डायग्राम, और उसी डायग्राम में हम फेज एंगल भी दिखाते हैं। ठीक, और ये जो वेक्टर फॉर्म होती है करंट और ईएमएफ की, इसको हम कहते हैं फेजर्स, PHASORS। चाहो तो ये अपनी नोटबुक में लिख लो, द वेक्टर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड फेजर्स। ठीक है, मैंने जो शब्द बोले इन्हें लिख लो। ठीक है बच्चों, आ गई यहां तक की बात समझ में? चलो अब हम सर्किट वाइज फेजर डायग्राम पढ़ेंगे। सर्किट वाइज मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, ठीक, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो, और एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस हो। तो ये तो इंडिविजुअल सर्किट्स हो गए। उसके बाद हम इनको मिक्स भी कर सकते हैं कि साहब एक सर्किट ऐसा जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है। तो इस तरीके से चलेगा हमारा लेक्चर का प्रोग्राम। तो आज हम ले रहे हैं ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लो। अब हम हेडिंग डालेंगे सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। सर्किट में सिर्फ ए रेजिस्टेंस है, और जो सप्लाई है वो किस तरीके की है? ऑब्वियसली एसी सप्लाई है। जब हमारा चैप्टर का नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है तो यानी एसी सप्लाई है। तो बच्चों हेडिंग डाल लो आप, और हम अब डायग्राम बनाते हैं सर्किट का। रेड मार्कर से बना लें, ब्लैक मार्कर की लगता है इंक खत्म हो गई, और लॉकडाउन लगा हुआ है। देखो कल अरेंज करते हैं कहीं से इंक मिल जाए। रेड इंक तो है मेरे पास, ठीक है, रेड इंक से भी बढ़िया दिखाई देगा। चलो मैं डायग्राम रेड मार्कर से बनाऊंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, और ज्यादा टेंशन नहीं होगी इसको समझने में। बस आप जुड़े रहो लेक्चर से, और स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते चले जाओ। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये लेक्चर्स अटेंड करते जाओ, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों, एकदम एक एक चीज क्लियर। देखो ये सर्किट, इसमें एक रेजिस्टेंस और ये एसी सप्लाई जुड़ी हुई है। ये जो सिंबल है एसी सप्लाई का होता है, ये लो साहब जुड़ गई, एसी वोल्टेज, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस आर। अब ये तो हमें पता है कि ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। कभी ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पीरियोडिकली करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि एक इंस्टेंट पर ये डायरेक्शन ऐसी है, यानी एक पर्टिकुलर समय पर, एक खास समय पर इसकी डायरेक्शन ये है, उसे लेके चल रहे हैं हम। सही है, ये सर्किट बना लो। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी? अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो हो जाएगी आपकी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस सर्किट में या तो किरचॉफ लॉ लगाओ, या ओम्स लॉ से भी हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस E क्या होगा? I इंटू आर। E वो जो कि है E नॉट साइन ओमेगा टी।
और इधर I को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू E बाय आर। E को रिप्लेस कर दो E नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ये हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। इसको फर्दर सॉल्व करो, E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब E नॉट बाय आर क्या हुआ? वो हुआ पीक करंट I नॉट। तो यानी देखो यहां I निकल के आया E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इसे, तो ये तो वही करंट की इक्वेशन आ गई, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वही निकल के आ गई। तो ईएमएफ की इक्वेशन में जो फेज है वो है ओमेगा टी, फेज इज ओमेगा टी। करंट में जो फेज है वो भी ओमेगा टी है। यानी जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होते हैं उनमें फेज सेम होता है। ठीक, ये बात आ गई समझ में? दोनों में फेज है ओमेगा टी। फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस ये होता है फेज ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ माइनस फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इनका मॉड। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेज ले लो और अल्टरनेटिंग करंट का फेज ले लो। ये ईएमएफ की इक्वेशन है ओमेगा टी। ईएमएफ की इक्वेशन क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेज है ओमेगा टी माइनस करंट की इक्वेशन आई है यहां से निकल के, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेज है ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। तो आप सोच रहे हो कि बहुत सिंपल है, बिल्कुल सत्य वचन, बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते थे। लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में ही सारी चीजें सिंपल हैं। अभी इंडक्टेंस आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, मिक्स सर्किट आएगा, तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, सिंपल चीज आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। रेजिस्टेंस सर्किट लेने से आपको इतना तो समझ में आ गया कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज क्या होता है? ओमेगा टी फेज है, यानी साइन के साथ जो भी एंगल जुड़ा हुआ है इट इज फेज एंगल। मान लो यह होता साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो ओमेगा टी प्लस 90 होता फेज। ठीक, आगे इस चीज को और सही से देखेंगे, अभी तो बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो सर्किट होता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगी होती है, इसे हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट alternating EMF and alternating current are in same phase. In same phase. Are in same phase. यहां लिख लेते हैं PHASE। तो ये आप नोट डाउन कर लो। नीचे ये फेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का तो नीचे कर देते हैं। हाँ, इसे रब कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। जैसे अब आपने ये देखा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी है, यानी दोनों की इक्वेशन सेम है। जब हम इनका
कर्व प्लॉट करेंगे ई वर्सेस दिस फेज या ई वर्सेस टाइम, वो सिमिलर शेप का कर्व होगा। अब पहले हम प्लॉट करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। ये देखो, ये वाई एक्सिस पे इधर हमने ईएमएफ बना ली, ये आपके ऐसे आई, ठीक है। अगर यहां टाइम ले लें, सपोज दिस इज टी, टाइम पीरियड एक साइकिल मान लो, तो ये टाइम पीरियड टी क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगर हम इसी ग्राफ पे अगर हम करंट बनाएं तो वो कैसा होगा, शेप तो यही होगी लेकिन करंट की वैल्यू ईएमएफ से थोड़ी सी कम होगी। वो क्यों? क्योंकि करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और पीक करंट क्या होता है, पीक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है, इसलिए करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक काम करते हैं, करंट हम बनाते हैं ब्लैक मार्कर से। तो ये रेड मार्कर से तो हमने बनाया ईएमएफ, ब्लैक मार्कर से बना दिया करंट। वो ऐसा बनेगा, देखो ये हो गया आपका करंट, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया रेड ईएमएफ, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पीक वैल्यू करंट की थोड़ी सी कम होगी, ये है आपका करंट की पीक वैल्यू आई नॉट, और ये ईएमएफ की पीक वैल्यू बनाई ई नॉट। टाइम की किसी भी वैल्यू पे करंट ईएमएफ से कम होगा, ठीक है। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर टाइम पे करंट तो है ये, ईएमएफ है ये, करंट की वैल्यू कम है, लेकिन कर्व की शेप सेम होगी ईएमएफ और करंट की। ये बात ध्यान देने लायक है। वो शेप क्यों सेम है? क्योंकि फेज सेम है दोनों का, ओमेगा टी है। एक बात और जो गौर करने लायक है, जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम है उसी टाइम पर ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी। जिस टाइम पर करंट जीरो है उसी टाइम पर ईएमएफ भी जीरो होगी। तो यह चीज भी आप नोट कर सकते हो। अब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम में हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हम फेज भी दिखाते हैं, ठीक। और ये जो वेक्टर फॉर्म में हम अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं फेजर। तो अब फेजर डायग्राम बनाना सीखते हैं। बहुत सिंपल होता है फेजर डायग्राम, PHASOR। देखो हमने सबसे पहले हम बनाएंगे ईएमएफ, पीक वैल्यू दिखाएंगे एक एरो से। ये है ई नॉट, और ये जो एंगल है, ये जो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये है ओमेगा टी, जो कि साइन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम अगर इसके प्रोजेक्शंस लें, अगर हम इसके यहां अगर x मान लें इसे x एक्सिस, तो यहां पर प्रोजेक्शन लेंगे तो होगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इधर लेंगे y एक्सिस पे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने इसका प्रोजेक्शन लिया, ये हुआ ई नॉट, थोड़ा बड़ा लिखे जिससे आपको साफ साफ दिखे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है? वो है ई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हो गया आपका ई।
अब हम बनाते हैं करंट। करंट की भी पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू क्या होती है? ई नॉट बाय आर, यानी वो ई नॉट से थोड़ी सी छोटी होगी। और ये जो एंगल है फेज, जिसे हम फेज कह रहे हैं, वो करंट के केस में कितना है? ओमेगा टी, यानी एंगल तो सेम रहेगा। यानी जो हम आई नॉट दिखाएंगे इसी लाइन के ऊपर दिखाएंगे। देखो ऐसे, ये है आपका आई नॉट, ये आई नॉट हो गया, आई नॉट ई नॉट से थोड़ा सा छोटा। जब आप एग्जाम में दिखाओगे तो सेम पेंसिल या सेम पेन से दिखाओगे ना, तो इसीलिए मैंने भी दोनों को रेड मार्कर से शो करा है, सेम कलर से। अब इसको प्रोजेक्ट करो वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा, बताओ क्या होगा? ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है? आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये है आई। तो इस तरीके से ये हमने फेजर डायग्राम बनाया है। देख लो, उतार लो बच्चों से, कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से आपको फेजर डायग्राम बनाना आ गया होगा और ये वेव फॉर्म भी बनानी आ गई होगी। रेजिस्टेंस के केस में ये सिंपल होती है, आपने समझ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इंडक्टेंस का सर्किट लेके चलेंगे, ठीक है? तब आपको बहुत मजा आएगा इंडक्टेंस के सर्किट में। रेजिस्टेंस तो हल्की फुल्की चीज है। तो सही है फिर बच्चों, आ गई आज की बात समझ में। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इंडक्टेंस के साथ, ठीक है? आज के लिए बाय, सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करवा लो भाई, ठीक है? चलो, कराना भी चाहिए सब्सक्राइब, इतने वीडियो डल चुके हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन मिले। चलो अच्छा, बाय, ठीक है? मेहनत से पढ़ना।